हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड हिंदी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। आज के क्लास में हम 60 आपका हिंदी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास कल के क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 क्लास आपका हिंदी का मैराथन क्लास है। अगर दोनों क्लास को आप कंप्लीट करते हैं तो ऐसा एक भी क्वेश्चन ना होगा जो इससे बाहर है। सभी क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। आज का क्लास और कल का क्लास दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोनों क्लास अगर आप कंप्लीट करते हैं तो हिंदी का 20 का 20 क्वेश्चन सभी आपको इसी से देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन हमें स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो उससे आपका वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिएगा इसके एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे अ आपका क्या हुआ, वर्ण हुआ। आ आपका वर्ण हुआ। उसी तरह क आपका वर्ण हुआ। ख आपका वर्ण हुआ। अगर पूरा क इस तरह रहेगा तो ये आपका वर्ण नहीं है। क क्या होता है, आधा क होना चाहिए, ख होना चाहिए। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन शब्द में कितनी मूल ध्वनियां हैं। मोहन में हमें क्या बताना है, कितनी मूल ध्वनियां हैं। तो देखिए मोहन का हम विच्छेद करते हैं तो ये आपका होगा म प्लस ओ, मो हो गया। उसके बाद ह, तो ह प्लस अ और उसके बाद क्या है, न है तो न आपका न प्लस अ हो जाएगा। अब इसको काउंट करेंगे कि कितने इसमें ध्वनियाँ हैं। तो 1 2 3 4 5 6, कितनी ध्वनियाँ हैं, 6 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रम शब्द में कितनी मूल ध्वनियाँ हैं। तो चलिए क्रम का विच्छेद आप कीजिए। क्रम का कैसे करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्र पहले करना है। तो हमारा हो गया क हो गया, उसके बाद आपका र हो गया और उसके बाद आपका अ हो गया। तो ये आपका क्र हो गया। उसके बाद क्या है, म है। तो म के लिए क्या हो जाएगा, म प्लस अ होगा। तो कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने ध्वनि हुए, 5 ध्वनि हुए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्रम शब्द में कितनी मूल ध्वनियां हैं, तो क्रम में आपका 5 मूल ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में वर्णों की संख्या आपका 52 है। कितना है, 52 है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जिनमें से आपका स्वर की संख्या कितना है, स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या आपका 41 है। तो ध्यान रखेंगे हिंदी में आपका वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णों की संख्या आपका 52 है, जिनमें से 11 स्वर और 41 क्या है, व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो स्वर वर्ण इनकी संख्या आपका 11 है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन से स्वर वर्ण है, तो ये आपके हैं अ हो गया, उसके बाद आपका क्या है, आ है, उसके बाद छोटी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद छोटी ऊ, उसके बाद क्या होता है, बड़ी ऊ होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, री होता है, उसके बाद ए होता है, उसके बाद ए होता है, उसके बाद आपका ओ और औ। तो ये आपके 11 क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो क वर्ग क्या होता है, हमने आपको बताया है। क वर्ग आपका होता है क, ख, उसके बाद ग, घ, अंग, ये आपके क वर्ग होते हैं। तो इनमें से कौन सा क वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो ख आपका आता है इसके अंतर्गत, क भी आता है, क भी आता है, लेकिन च नहीं आता है। च किसके अंतर्गत आएगा, च आपका च वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हमने आपको बताया है कि क वर्ग क ख ग घ ग हो गए। उसी तरह च वर्ग बताया है कि च छ ज झ ञ हो गया। उसके बाद ट वर्ग हमने बताया है कि ट ठ ड ढ अ ड़ हो गया। त वर्ग बताया है कि त थ द ध न होता है। और प वर्ग बताया है प फ ब भ म।
तो ये सभी आपके, हमने बताया आपको कि क वर्ग कितने होते हैं, क वर्ग 5 होते हैं, उसी तरह च वर्ग आपका 5 होता है, उसी तरह आपका ट वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं, उसी तरह त वर्ग आपका 5 होते हैं और प वर्ग ये भी आपके 5 होते हैं। तो इस तरह मिला के ये 25 हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं और इन्हीं 25 को आपका स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या आपका 25 होता है। कहाँ से कहाँ तक, तो ये आपके क से स्टार्ट हुआ है और प वर्ग के लास्ट में क्या आता है, म तक। क से म तक को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है और प वर्ग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन ट वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ट वर्ग, अब आप समझ गए कि ट वर्ग के अंतर्गत इनमें से कौन आएगा। तो ट वर्ग देखिए, तो ट वर्ग में कौन कौन आएगा, तो ट, ठ, ड, उसके बाद ढ, उसके बाद अड़ा होता है। देखिए ट वर्ग में कौन है, छ आपका नहीं है, भ भी नहीं है, क भी नहीं है, ड है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह आप कॉन्सेप्ट समझ कर पढ़ेंगे तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप क्लास को पूरा अंत तक देखिए, क्लास कंप्लीट होने के बाद हिंदी का प्रॉब्लम आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या हमने अभी आपको बताया कि 25 होता है। कितना होता है, 25। हमने अभी बताया कि 25 होता है। कहाँ से कहाँ तक, तो क से लेकर म तक होता है, जिसके अंतर्गत आपके क वर्ग आते हैं, च वर्ग आते हैं, ट वर्ग आते हैं, त वर्ग आते हैं और आपका प वर्ग आता है। तो स्पर्श व्यंजन इस तरह 25 हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ बच्चे फंसते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अंतस्थ व्यंजन हमें बताना है कि इनमें से कौन है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन ये आपके 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो ये आपके होते हैं, य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इनमें से चूज करना है, म नहीं है इसमें, च भी नहीं है और ह भी नहीं है, क्या है, ल है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या भी पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन, तो य, र, ल और व। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तलाबे स, उदंत स, दंत स और ह को कौन सा व्यंजन कहा जाता है। इसके पहले हमने अंतस्थ व्यंजन देखा है कि अंतस्थ व्यंजन आपका य, र, ल, व होता है। अब इसके बाद हमें बताना है कि तलाबे स, उदंत स, दंत स, ह ये कौन से व्यंजन होते हैं। तो ये आपके उष्ण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, उष्ण व्यंजन इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन होते हैं, तो तलाबे स, उदंत स, दंत स और ह। यहाँ से चूज करने का भी आपको ऑप्शन आ सकता है। तो आपको याद रहेगा कि 4 आपका उस व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो आसानी से आप चूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोगवाह की संख्या कितनी है। तो आयोगवाह इनकी संख्या आपका 2 है। कितनी संख्या है, 2 है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन है 2, तो एक आपका क्या है, अनुस्वार है और दूसरा आपका विसर्ग है। ये 2 आपके आयोगवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वर वर्ण को चुनें। इसमें हमें क्या करना है, स्वर वर्ण को चूज करना है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण आपको बस ध्यान रखना है, अ जो आपका होता है वही आपका क्या है, स्वर वर्ण होता है। तो अ में इसमें से कौन सा है, आपका ई है। अ में क्या है, ई है, तो ई आपका क्या है, स्वर है। और अभी हमने आपको बताया है कि आपका स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होता है। तो एक दूसरे को रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे। इसमें ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वर वर्ण नहीं है। इनमें से कौन सा स्वर वर्ण नहीं है, तो आसानी है, आप जानते हैं कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण 11 होते हैं और आपको आपका स्वर वर्ण कहा जाता है। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो आ आपका स्वर है, उ भी क्या है, स्वर है, ए भी आपके स्वर है, लेकिन प क्या है, प स्वर नहीं है, ये आपका व्यंजन है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजन वर्ण को चुनें। इसमें से हमें क्या करना है, व्यंजन वर्ण को चूज करना है। तो व्यंजन वर्ण देखिए, ऑप्शन ए में हमारा क्या है, झ। तो झ आपका च, छ, ज, झ ये आपका व्यंजन वर्ण है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आ आपका स्वर होता है, ओ भी स्वर है और ई भी क्या है, स्वर है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अ जो होता है वो आपका स्वर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर को चुनें। ह्रस्व स्वर को हमें क्या करना है, चूज करना है। देखिए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, तो इनके उच्चारण में काफ़ी कम समय लगता है। इनके जो आपका उच्चारण होता है, उच्चारण में समय आपका क्या होता है, कम लगता है। और ह्रस्व स्वर होते कौन कौन हैं, तो ह्रस्व स्वर ये आपके होते हैं अ हो गया, उसके बाद छोटी ई हो गया, उसके बाद छोटी ऊ हो गया और री हो गया। ये आपके होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन हो गए, चार हो गए आपके, अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। अब इसमें से हमें चूज करना है कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर को चुने। तो आ का हम उच्चारण करते हैं तो इसमें ज़्यादा समय लगता है, तो ये आपका ह्रस्व स्वर नहीं है। उसके बाद बड़ी ऊ, तो ऊ है तो इसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद ऑप्शन सी में री है, तो री आपका ह्रस्व स्वर में दिया गया है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। री क्या है, री आपका ह्रस्व स्वर है। और ओ का उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, ये आपका ह्रस्व स्वर नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, ह्रस्व स्वर आपके चार होते हैं, अ, छोटी छोटी यू और री, ये चार ह्रस्व स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर को चुनें। इसमें हमें क्या करना है, दीर्घ स्वर को चूज करना है। दीर्घ स्वर ये क्या होते हैं, तो दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में ज़्यादा टाइम लगता है, इनका उच्चारण करने में आपका ज़्यादा समय लगता है। देखिए ये कौन कौन होते हैं, तो दीर्घ स्वर आपके होते हैं आ हो गया, उसके बाद आपका बड़ी ई हो गया, बड़ी ऊ हो गया, ए हो गया, उसके बाद आपका अय हो गया, उसके बाद ओ हो गया और अ हो गया। ये सभी आपके क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ह्रस्व स्वर क्या होता है जिसमें कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर, दीर्घ में अब क्या होता है, दीर्घ का अर्थ होता है ज़्यादा, अर्थात जिसमें अधिक समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर का हमने बता दिया कौन कौन होते हैं, आ होता है, उसके बाद बड़ी ई होता है, बड़ी ऊ होता है, ए ओ औ, ये आपकी दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसमें से हमें क्या करना है, दीर्घ स्वर को चूज करना है। तो अ आपका क्या होता है, अ आपका ह्रस्व स्वर होता है, कम समय इसमें लगता है। उसके बाद ऑप्शन बी में छोटी ई है, तो छोटी ई आपका ह्रस्व स्वर होता है। ऑप्शन सी में क्या है, छोटी ऊ है, तो छोटी ऊ भी आपका ह्रस्व स्वर है, ये आपका नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी में अ है, देखिए यहाँ पे अ दिया गया है, तो अ क्या होगा, अ आपका दीर्घ स्वर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त व्यंजन ये कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या चार होता है। कितना होता है, चार होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब कौन कौन होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन ये आपके होते हैं, छ हो गया, उसके बाद त्र हो गया, उसके बाद आपका स्र हो गया और ज्ञ हो गया। ये आपके दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जिसे छ को हम देखें तो ये आपका क और स से मिलकर बना होता है, उसी तरह त्र आपका त और र से मिलकर बना होता है। तो संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या चार होती है। कौन कौन, तो छ, त्र, स्र, ज्ञ। आप वीडियो को एक बार देखें आसानी से और पूरे कॉन्सेप्ट को नोट करके ध्यान से इसका रिवाइज करें, और उसके बाद क्या करें, एक बार आप वीडियो को दोबारा चलाकर आसानी से एक बार ध्यान से सुन लें, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए में अ है, तो अ क्या है, अ आपका वर्ण है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि द, प, ह ये वर्ण क्यों नहीं है, तो देखिए द कहने पे अ आ रहा है। अभी हमने क्या किया था, हमने वर्णों का विच्छेद किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था, तो आपका द प्लस अ हो गया। प का करेंगे तो प कहने पे अ आ रहा है, तो प प्लस अ हो गया। उसके बाद देखिए ह का देखेंगे तो ये आपका ह प्लस अ आ गया। तो इस तरह वर्ण तो उसे कहा जाता है जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इन सभी को तो हम खंडित कर दिए, तो ये आपके वर्ण नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अ क्या है, वर्ण है। अगर केवल दिया रहता प, इस तरह प दिया रहता आधा प, तो अब यह आपका वर्ण होता। जैसे आधा क दिया रहेगा तो ये आपका क्या होगा, वर्ण होगा। लेकिन केवल आपका पूरा प रहे, क रहे, ह रहे, तो ये वर्ण नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहा जाता है, तो इसे आपका अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनुनासिक। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर क्या होते हैं, जैसे अंग, य, अड़, न, म, ये क्या होते हैं, प्रत्येक व्यंजन के
5वें अक्षर होते हैं जिन्हें आपका अनुनासिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ख ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ख का हमें उच्चारण स्थान बताना है। तो देखिए ख, इसका उच्चारण स्थान आपका कंठ होगा। ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। अब देखिए इसको आप नोट करेंगे कि कंठ से हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो कंठ से हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं। किन का उच्चारण करते हैं? क वर्ग का करते हैं। उसके बाद हम किसका उच्चारण करते हैं? उसके बाद हम उच्चारण करते हैं अ का। किसका करते हैं? अ का करते हैं। उसके बाद हम आ का करते हैं और ह का। इन सभी का उच्चारण हम कंठ के द्वारा करते हैं। तो कंठ के द्वारा देखिए क से कंठ हो गया और क से क वर्ग हो गया। कंठ से किसका उच्चारण करते हैं? क वर्ग का। क से कंठ, क से क वर्ग का उच्चारण करते हैं और आपका अ, आ और ह का करते हैं। तो इस तरह आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि क से कंठ, क से क वर्ग। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, इसका उच्चारण आपका हो गया कंठ से। उसके बाद अ, आ और ह, इनका उच्चारण भी आपका कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट, इसका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब देखिए इस मूर्धा से हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो मूर्धा, इसके द्वारा हम ट वर्ग का उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं? ट वर्ग का करते हैं। उसके बाद हम करते हैं किसका? र का करते हैं। र का करते हैं, उसके बाद मूर्धन्य स का करते हैं और उसके बाद हम री का उच्चारण करते हैं। तो इन सभी का उच्चारण हम मूर्धा के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? त ध्वनि का उच्चारण स्थान हमें बताना है। तो त का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिएगा दंत से हम उच्चारण किन किन वर्णों का करते हैं। तो दंत से हम त वर्ग का उच्चारण करते हैं। किसका करते हैं? दंत से हम त वर्ग का करते हैं। उसके बाद ल का करते हैं और उसके बाद हम स का करते हैं। तो इनका उच्चारण हम दंत के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान आपका दंत है। अभी हमने बताया है कि द त वर्ग के अंतर्गत आता है द, त, थ, द। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान हमें बताना है। तो बताइए प का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो प, इसका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। देखिए प कहेंगे तो आपका ओष्ठ दोनों सटता है। तो प का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। अब ओष्ठ के द्वारा हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो ओष्ठ, इसके द्वारा हम प वर्ग का उच्चारण करते हैं। किसका करते हैं? प वर्ग का करते हैं। उसके बाद छोटी ऊ और बड़ी ऊ, इसका उच्चारण हम प ओष्ठ के द्वारा करते हैं। तो ओष्ठ द्वारा आपका प वर्ग, उसके बाद ऊ हो गया और छोटी ऊ और बड़ी ऊ, ये आपके इनका उच्चारण आपका ओष्ठ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है य ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण स्थान बताना है। तो य का उच्चारण स्थान आपका तालु है। क्या है? तालु है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अब देखिए तालु के द्वारा हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो तालु, इसके द्वारा हम च वर्ग का उच्चारण करते हैं। च वर्ग का करते हैं। उसके बाद आपका छोटी ई हो गया। उसके बाद बड़ी ई हो गया। उसके बाद आपका हो गया य हो गया और तलाबे स, य हो गया और तलाबे स। इन सभी का उच्चारण हम तालु के द्वारा करते हैं। तो ध्यान रखेंगे य ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। तालु के द्वारा हम च वर्ग का, छोटी, बड़ी, य और तलाबे स, इसका उच्चारण हम तालु द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हमने पीछे ही आपको बताया कि दंत द्वारा हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो दंत द्वारा हमने आपको बताया है कि त वर्ग का उच्चारण करते हैं हम। दंत द्वारा आपका त वर्ग का उच्चारण करते हैं, ल का करते हैं और स का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलाबे स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तलाबे स, अभी हमने बताया है कि तलाबे स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान आपका तालु है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अभी हमने बताया है कि तालु द्वारा हम उच्चारण करते हैं किनका? च वर्ग का करते हैं। उसके बाद हम छोटी ई का करते हैं। उसके बाद बड़ी ई का करते हैं, य का करते हैं और तलाबे स, इनका उच्चारण हम तालु द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ह का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है?
कंठ होता है। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिएगा कंठ से हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो कंठ इसके द्वारा हमने ऊपर ही आपको बताया कि क वर्ग का उच्चारण करते हैं। किन का? क वर्ग का करते हैं, अ का करते हैं, आ का करते हैं और ह का। इन सभी का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान भी हमने आपको बताया है। री का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आप इस तरह चार्ट बना लेंगे और आसानी से आप याद कर सकते हैं इसको। री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्ण हो गया या ध्वनि हो गया, इनके सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका शब्द कहा जाता है। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें तो जैसे में आपका हो गया विद्यालय। तो विद्यालय क्या है? इन वर्णों के सार्थक मेल से अर्थ निकलता है कि विद्यालय क्या है? विद्या का घर, जहाँ हम पढ़ते हैं। जैसे आपका हो गया मान लीजिए घर, तो घर का आपका सही अर्थ है, तो सही अर्थ है जैसे घर, जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। अपने आवास को घर कहा जाता है। तो यह क्या होगा? यह आपका शब्द है। तो वर्णों का ऐसा समूह, किसी भी वर्ण के समूह को हम शब्द नहीं कहते हैं। तो वर्णों के ऐसे समूह जिनके सार्थक अर्थ हो, सही सही अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण का आपका शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन होते हैं? तो ये आपके होते हैं तत्सम। कौन होते हैं? तत्सम हो गया। उसके बाद आपका होता है तद्भव। तत्सम के बाद क्या होता है? तद्भव होता है। उसके बाद आपका होता है देशज हो गया, और एक आपका होता है विदेशज। क्या होता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। क्या होते हैं? संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। तद्भव शब्द ये आपके हिंदी के शब्द होते हैं। देशज क्या होते हैं? हमने आपको बताया लोकल जो शब्द हम यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? देशज। जैसे लोटा हो गया, पेट हो गया, ये सभी देशज हैं। और विदेशी शब्द क्या है? तो विदेशज नाम से ही पता चलता है कि विदेशी शब्द को क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम संस्कृत शब्द को कहते हैं, तद्भव हिंदी शब्द को कहते हैं, देशज आपका हो गया जैसे लोकल शब्द हो गया, विदेशज कहते हैं, विदेशी शब्दों को विदेशज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चुनें। तो अभी हमने बताया कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम ये संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। तो इसमें हमें तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है कुबड़ा। तो कुबड़ा आपका क्या है? या तद्भव है, हिंदी का शब्द है। ऑप्शन बी है कुब्ज। इसी कुबड़ा का संस्कृत क्या होता है? कुब्ज होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कुब्स क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चुनें। तो तद्भव हमने बताया कि तद्भव शब्द क्या होते हैं? ये हिंदी के शब्द होते हैं। तद्भव ये आपके हिंदी के शब्द होते हैं। तो इसमें से तद्भव शब्द चूज कीजिए। ऑप्शन ए है फुनगी। तो फुनगी तो हम लोकल यूज करने वाले ये शब्द हो गया। फुनगी ये आपके देशज शब्द हैं। ऑप्शन बी में है टेबुल। तो टेबुल भी यहाँ नहीं होगा। टेबुल आपका क्या है? ये आपका विदेशज शब्द है। डॉक्टर भी आपका विदेशज शब्द है। कपूर क्या है? कपूर हिंदी का शब्द है। ये आपका तद्भव है। और यही आपका कर्पूर रहेगा, कर्पूर रहेगा तो ये आपका हो जाएगा क्या? तत्सम होगा। कपूर का संस्कृत क्या होता है? कर्पूर होता है। तो ये आपका हो जाएगा तत्सम, लेकिन यहाँ पे कपूर दिया है तो कपूर क्या होगा? कपूर आपका तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनें। तो देशज क्या होता है? हमने अभी आपको बताया कि देशज आपका लोकल शब्द होता है। देशज क्या होता है? लोकल शब्द होता है। तो देखिए इसमें से हमें चूज करना है देशज। ऑप्शन ए है डिबिया। तो डिबिया क्या है? यही आपका लोकल शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। डिबिया ये आपका देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विदेशज शब्द को चुनें। इसमें हमें क्या करना है? विदेशज। जैसे लोटा, तो लोटा आपका लोकल शब्द हो गया। ऑप्शन बी है कपूर। तो कपूर हमने बताया है कपूर क्या होता है? तद्भव शब्द है। और कर्पूर रहता तो ये आपका तत्सम हो जाता। ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में है ख्याल। तो ख्याल क्या है? ख्याल आपका
यह विदेश शब्द है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ख्याल क्या होगा? विदेश शब्द होगा। और ऑप्शन डी में है पुष्प। पुष्प क्या है? यह संस्कृत का शब्द है। तो पुष्प क्या हो जाएगा? पुष्प आपका तत्सम शब्द होगा। तो इस तरह आप आसानी से समझ गए कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज किसे कहा जाता है। तत्सम संस्कृत के मूल शब्द को, तद्भव हिंदी के शब्द को, उसके बाद देशज हो गया आपका लोकल शब्दों को, उसके बाद विदेशज हो गया विदेशी शब्दों को विदेशज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट या रचना इसके दृष्टि से शब्द के आपके भेद होते हैं तीन। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक आपका होता है रूढ़, उसके बाद दूसरा आपका होता है यौगिक, दूसरा क्या होता है? यौगिक शब्द होते हैं। और तीसरा आपका होता है योग रूढ़। क्या होता है? तीसरा आपका होता है योग रूढ़। अब देखिए एक एक करके इसको हम समझते हैं। पहला हमारा है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ किससे कहते हैं? तो रूढ़ से आप समझते हैं रूढ़ी व्यक्ति। रूढ़ से क्या समझते हैं? जो रूढ़ी व्यक्ति हो, कठोर हो। तो इसका आपका अलग अलग करने पर, विच्छेद करने पर रूढ़ शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है। इसका आपका अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द की बात करें तो इसका हम विच्छेद करेंगे तो इसका सही अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा। और योगरूट की बात करें तो ये आपका अपना अर्थ छोड़ के अन्य अर्थ को ग्रहण करता है। क्या करता है? अन्य अर्थ को, अर्थात विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। खुद का अर्थ छोड़ देगा और विदेश आपका विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। जैसे देखिए रूट शब्द की हम बात करें तो जैसे यहाँ पे ले ले हल, तो इसको अलग अलग करेंगे तो ह प्लस ल, इसका कोई अर्थ आ रहा है? अलग अलग करने पर नहीं आ रहा है। वहीं हम यौगिक शब्द की बात करें, इसका अर्थ आता है तो अर्थ आता है जैसे विद्यालय, विद्या का घर, विद्या प्लस आलय क्या हो गया? विद्यालय। उसके बाद क्या है? योगरूढ़ है। तो योगरूढ़ शब्द क्या करता है? यह खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, क्या हो गया? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। जैसे पीताम्बर हो गया, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान विष्णु। तो ये आपके योगरूढ़ शब्द हो गए। तो आप आसानी से समझ गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक बनेंगे रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ से। तो रूढ़ शब्द हो गया रूढ़ी व्यक्ति, अर्थात जिसको खंडित करने पर अर्थ ही ना निकले। उसके बाद दूसरा होता है यौगिक शब्द जिनके सही सही अर्थ निकले। और तीसरा होता है योगरूढ़ शब्द जो क्या करता है? विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द को चुनें। इसमें से हमें क्या करना है? रूढ़ शब्द को चुनना है। तो रूढ़ शब्द अभी हमने बताया है कि जिसको खंड करने पर सही अर्थ ना निकले। तो विद्यालय को हम खंड करेंगे तो विद्या प्लस आलय, इसका अर्थ निकलेगा कि विद्या का घर। ऑप्शन बी है नीलकंठ। तो नीलकंठ का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए विद्या प्लस आलय, इसका अर्थ निकलता है तो यह आपका हो जाएगा यौगिक शब्द। क्या होगा? यौगिक शब्द होगा। चलिए एक ही क्वेश्चन में हम सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे। ऑप्शन बी है क्या है? नीलकंठ। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। क्या हो गए? भगवान शिव। तो यह विशेष अर्थ बता रहा है तो यह क्या हो जाएगा? नीलकंठ आपका हो गया योगरूढ़। क्या हो गया? योगरूढ़ हो गया। ऑप्शन सी है नाक। तो नाक का विच्छेद करें तो ना प्लस क, तो इसका कोई अलग अलग अर्थ ही नहीं आ रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा? आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी में है चक्रपाणी। तो जो चक्र को धारण करते हैं, तो चक्र को धारण करने वाले कौन है? तो विष्णु भगवान है। कौन है? विष्णु भगवान है। तो ये क्या हो जाएगा? खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण किया तो ये भी क्या है? आपका योगरूढ़ शब्द है। तो इस तरह अब आप आसानी से समझ गए कि रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द को चुने। तो यौगिक शब्द जिनके सार्थक अर्थ हो। अभी हमने बताया है कि इसके क्या होता है? इसका अर्थ होता है। तो देखिएगा ऑप्शन ए हमारा क्या है? ऑप्शन ए हमारा है विद्यासागर। तो विद्यासागर क्या होगा? विद्या का समुद्र। विद्या का समुद्र, विद्या प्लस सागर दोनों का अर्थ सही सही आता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। विद्यासागर क्या है? विद्यासागर आपका यौगिक शब्द है क्योंकि इसका सही सही अर्थ आता है खंडित करने पर। ऑप्शन बी है पंकज। पंकज मीन्स क्या होता है? कमल होता है। तो ये आपका क्या होगा? योगरूढ़ शब्द होगा। क्या होगा? योगरूढ़ शब्द होगा क्योंकि यह खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। ऑप्शन सी में हल। अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, ह प्लस ल। तो ये आपका रूढ़ शब्द हो गया, यह रूढ़ी है। उसके बाद ऑप्शन डी में है नाक। तो ना प्लस क, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो नाक भी क्या हो जाएगा? यह भी आपका रूढ़ शब्द होगा। तो इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है कि विद्यासागर, विद्या का सागर
अर्थात विद्या प्लस सागर, विद्यासागर। तो ये आपका यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युगरूट शब्द को चुनें। तो युगरूट शब्द आप इसे आसानी से खुद से चुन सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए में घुड़सवार है, तो घोड़े का सवार क्या है, घुड़सवार किसको कहते हैं, घोड़े पर सवार करने वाला। तो ये आपका क्या हो गया, यौगिक शब्द होगा। दोनों का अर्थ निकलता है घोड़ा प्लस सवार, तो यौगिक शब्द हो गया। ऑप्शन बी में है नम, तो न प्लस म, इसका तो अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो ये आपका रूट शब्द हो गया। उसके बाद ऑप्शन सी में है पंकज, पंकज मीन्स क्या होता है, पंकज मीन्स आपका कमल होता है। तो यह विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, योगरूट शब्द होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। विद्यालय के बारे में भी हमने आपको बताया कि विद्या प्लस आलय, विद्यालय का क्या होता है, विद्या प्लस आलय, विद्या का घर। तो इसका सही अर्थ निकलता है, तो विद्यालय आपका यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा साधन है। तो भाषा किसका साधन है, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो भाषा किसका साधन है। तो भाषा क्या है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साधन होता है। तो भाषा साधन है किसका, अभिव्यक्ति का। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा, इसके भेद आपका 5 होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो इस तरह ये 5 क्या होते हैं, संज्ञा के भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनें। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो यह किसी खास व्यक्ति, यह क्या बताता है, खास व्यक्ति वस्तु स्थान को बताता है। यह किसी खास व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान को बोध कराता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है महानता, तो महानता तो यह कोई नाम नहीं है, तो यह आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी में है चावल, तो चावल आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। फौज भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, यह किसी खास जाति का बोध कराता है। जैसे आपका हो गया बिल्ली हो गया, तो बिल्ली एक जाति हो गई, इसमें से बिल्ली में तो सभी बिल्ली आ गए। जैसे गाय कहें तो गाय में सभी गाय आ गया, उस पर लड़का कहें तो लड़का में सभी लड़के आ गए। यहाँ पे स्पेशल किसी का नाम तो नहीं है। देश के अंदर सभी देश आ गए, राज्य कहेंगे तो राज्य के अंदर सभी राज्य आ गए। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, अर्थात अपने जाति के पूरे समूह का बोध कराते हैं। तो इसमें हमें जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या है, गाय, तो गाय से आपका पूरे गाय जाति का न बोध होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। गाय क्या है, गाय आपका जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा ये क्या होते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा ये आपके द्रव्य होते हैं। कोई भी आपका द्रव्य हो गया, जैसे सोना चांदी तेल हो गया, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है, सेना है, तो सेना तो आपका समूह है, यह समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी में मिठास है, मिठास तो भाव बताता है, स्वाद किसी का बताता है। ऑप्शन डी में मोहन है, तो मोहन तो नाम है, तो यह आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन सी चांदी है, यह आपका द्रव्य है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चांदी क्या है, चांदी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुंदरता कौन संज्ञा है। सुंदरता कौन सा संज्ञा है, तो देखिए सुंदरता यह किसी का नाम नहीं है, या किसी जाति का बोध नहीं कराता है, यह समूह भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, किसी खास नाम भी नहीं है, जाति भी नहीं बताता है, समूह भी नहीं बताता है। यह क्या है, सुंदरता आपका भाववाचक संज्ञा, यह किसी का भाव बताता है कि कोई व्यक्ति सुंदर है या अच्छा है बुरा है, ये जो भाव बताते हैं ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। हमें बताना है कि किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज किया गया है। तो वह पढ़ता है, यह तो सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें प्रश्नवाचक का आपका यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन बी क्या है, आप ईमानदार है, तो ये भी आपका सिंपल वाक्य है।
ऑप्शन सी है सीता गीत गाती है, ये भी सिंपल है, तो इसमें भी प्रश्न का यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन डी है यह किसकी पुस्तक है, यहाँ आपका क्या है, प्रश्नवाचक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, ऑप्शन डी है कि वह यह किसकी पुस्तक है, यहाँ पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसकी पुस्तक है, तो यह क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पढ़ेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में जो कैसा सर्वनाम है, जो पढ़ेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में जो कैसा सर्वनाम है, तो जो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है, क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंध बता रहा है कि जो पढ़ेगा वही सफल होगा, दूसरा का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो पढ़ेगा संबंध यहाँ पे जो के द्वारा बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सर्वनाम है, कोई जा रहा है, इस वाक्य में कोई, तो कोई मतलब यहाँ पे तो निश्चित है ही नहीं, तो निश्चयवाचक नहीं होगा, खुद के बारे में भी बात नहीं हो रहा है, संबंध भी नहीं बताया गया है, यह क्या है, यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई जा रहा है, यहाँ पे तो गारंटी नहीं है कौन जा रहा है, तो अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो इस तरह आप आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, तो देखिए आप मेरे घर अवश्य पधारे, उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं वक्ता को, जो आपका बात करता है, बोलता है, जैसे मैं हो गया, मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं सुनने वाले को, मध्यम पुरुष कहते हैं सुनने वाले को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो आप सुनने वाले हो गए, तो आप मध्यम पुरुष हुए। ऑप्शन सी है अन्य पुरुष, जैसे किसी के बारे में बात किया जाता है, जैसे आप हो गया, ये क्या हो गए, वे लोग हो गए, ये अन्य पुरुष हो गए, तो यहाँ आप हमें बताना है आप क्या है, आप आपका अन्य पुरुष है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इस वाक्य में मैं क्या है, तो अभी हमने चर्चा किया है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो खुद के बारे में है, तो मैं खुद से बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं उत्तम पुरुष होगा, क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अभी हमने आपको बताया उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, वक्ता को, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में चर्चा की जाए वह आपका अन्य पुरुष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह राम है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है, यह राम है, कि गारंटेड है कि यह क्या है, यह राम ही है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, यह क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें से हमें क्या करना है, विशेषण शब्द को चूज करना है। तो देखिएगा विशेषण क्या होता है, तो विशेषण ये आपका संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण क्या होता है, विशेषण आपका संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसी शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो गंगा क्या है, गंगा तो यह नाम है, यह आपका संज्ञा है। ऑप्शन बी में है वे लोग आपका क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, जैसे मैं, आप, तुम, वे लोग, ये सभी सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन सी में है पढ़ना, तो पढ़ना, लिखना, खाना, इनसे काम का बोध होता है, तो इसको क्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, कमजोर, तो ये आपका विशेषता बता रहा है, जैसे आप कमजोर हैं, आप कमजोर हैं, तो आपका विशेषता बता रहा है कि आप कमजोर हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका विशेषण होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण को चुनें। तो गुणवाचक यह क्या करेगा, क्वालिटी बताता है, तो पूरा से तो क्वालिटी नहीं है, कौन भी क्वालिटी नहीं है, तीस भी क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी कौन बताता है, अच्छा, जैसे वह अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे अच्छा क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पूरा आनंद आ गया, पूरा आनंद आ गया, इस वाक्य में पूरा आनंद आ गया, इस वाक्य में पूरा कौन सा विशेषण है, तो देखिए पूरा आनंद आ गया, इस वाक्य में पूरा, पूरा क्या है, परिणाम बता रहा है कि पूरा, जैसे मैंने कुछ काम किया, यहाँ पे कुछ हो गया, पूरा हो गया, ये सभी क्या करते हैं, परिणाम बताते हैं, परिमाण बताते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पूरा यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, वह नौकर नहीं आया, तो वह यहाँ पे किस प्रकार का विशेषण है, तो वह यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है। वह क्या है, सर्वनाम है, हमने आपको बताया कि मैं, वह, तुम, आप, ये सभी सर्वनाम होते हैं, तो वह यहाँ पे क्या है, सर्वनामिक विशेषण होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राम बहुत तेज विद्यार्थी है। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? राम बहुत तेज विद्यार्थी है। देखिए राम क्या है? राम आपका कर्ता हो गया। राम क्या है? राम कर्ता हो गया। विद्यार्थी क्या हो गया? राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी भी क्या है? ये आपका हो गया क्या है? विद्यार्थी आपका संज्ञा है। उसके बाद तेज है, तो तेज विद्यार्थी का इसका गुण बता रहा है कि विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो तेज यहाँ पे हो गया विशेषण। लेकिन हमें तो बताना है किसका? हमें बताना है आपका बहुत का। तो बहुत क्या करता है? बहुत आपका तेज का भी विशेषता बताता है कि राम तो तेज है, लेकिन कैसा तेज है? बहुत तेज है। तो बहुत क्या हो गया? बहुत आपका प्रविशेषण होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। प्रविशेषण किसे कहते हैं? यह विशेषण की ही विशेषता बताता है। प्रविशेषण क्या करता है? विशेषण की विशेषता बताता है। प्रविशेषण आपका विशेषण की विशेषता बताता है। तो यहाँ तो विशेषण तेज हो गया कि राम तेज विद्यार्थी है, लेकिन इसका भी विशेषता बहुत बताया कि राम तेज विद्यार्थी है लेकिन बहुत तेज विद्यार्थी है। तो यहाँ पे बहुत क्या हो जाएगा? बहुत आपका प्रविशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा हमने आपको बताया है कि जातिवाचक संज्ञा पूरे जाति का बोध कराता है। जैसे गाय हो गया, उसके बाद हमने बताया देश हो गया, राज हो गया, बालक हो गया। तो इस तरह का शब्द जो क्या होता है? पूरे जाति का बोध कराता है, वो आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। तो काली, काली तो आपका एडजेक्टिव है, यह गुण बताता है, विशेषण है। तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कोलकाता तो आपका क्या है? नाम है। ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है बिल्ली। बिल्ली कहने पर पूरे बिल्ली जाति का बोध होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बिल्ली क्या होगा? बिल्ली आपका जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी है चांदी। तो चांदी क्या है? चांदी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? परिवार, परिवार से हमें क्या कहना है? विशेषण बताना है। तो परिवार से आपका पारिवारिक हो बनेगा। क्या बनेगा? पारिवारिक बनेगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में आता है, संज्ञा के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जिससे हम कहते हैं कि सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। अगर वहीं हम बार बार यूज करें सीता पढ़ती है, सीता एक अच्छी लड़की है, सीता 10वीं क्लास में पढ़ती है, तो यह क्या होगा? बार बार संज्ञा का यूज करने से अच्छा नहीं दिखता है। तो किसी वाक्य को अच्छा बनाने के लिए हम संज्ञा का रिपीटेशन से, बार बार संज्ञा के यूज से बचने के लिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे सीता पढ़ती है और वहीं हम कह दें वह एक अच्छी लड़की है। सीता पढ़ती है, वह एक अच्छी लड़की है। तो सीता के बदले में वह आया, तो यह क्या आता है? सर्वनाम आपका संज्ञा के बदले में आता है। तो यहाँ पे देखिए सर्वनाम कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है तुम। तुम क्या है? तुम आपका सर्वनाम है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी सुंदर है, तो सुंदर क्या है? ये आपका विशेषण हो गया। ऑप्शन सी है रोना, तो रोना आपका क्या है? काम करना ही एक प्रकार का है, तो ये आपका क्रिया हो गया। ऑप्शन डी में है मीरा, तो मीरा नाम है, तो मीरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने विशेषण के बारे में बताया कि विशेषण क्या करता है? विशेषण आपका संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विशेषण सही आंसर होगा। तो वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर हो गया, अच्छा हो गया, ये सभी विशेषण होते हैं। तो इस तरह हमने आपका हिंदी मैराथन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। कल के क्लास में हम सेकेंड पार्ट करेंगे और कल ही हम हिंदी के पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। 2 क्लास अगर आप कंप्लीट करते हैं, पूरा इसका नोट बनाकर आप रिवाइज कर लेते हैं, तो इन दोनों क्लास से ही आपका पूरा 20 का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप अपने एग्जाम में देख लेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।